का अगला इंडस्ट्रियल हब हो सकता है, ये मैंने बताया था आपको। एक नया एयरपोर्ट पूर्णिया में कल से मिलने जा रहा है। पूर्णिया को बेस बना करके वहां से टेक ऑफ किया, जिससे कि माउंट एवरेस्ट की वो ऊंचाई प्रैक्टिकली नापना चाह रहे थे। ये बताइए कि डबल इंजन का कैसे फायदा हुआ है इस एयरपोर्ट को लेकर और पूर्णिया वासियों को। इतनी बड़ी उपलब्धि को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार अगर दोनों का साथ हो, तो इससे अच्छा संगम कुछ नहीं हो सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और देखिए, भारत लाइव पर मैं एक ऐसी खबर आपके बीच लेकर आया हूं और एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जिसे आपको जानना चाहिए। आपको पता है कि पटना के अलावा बिहार में एक ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां से देश विदेश में आप जा सकते हैं। सीमांचल का इलाका जो काफी दूर था पटना से, जो बिहार का सबसे रिमोट इलाका माना जाता है, इतना रिमोट कि वो पहाड़ों और नॉर्थ ईस्ट के आसपास है। लेकिन पूर्णिया की अपनी खासियत है। पूर्णिया के व्यापार की संभावनाओं पर मैंने कई बार चर्चा की है। पूर्णिया कैसे बिहार का अगला इंडस्ट्रियल हब हो सकता है, ये मैंने बताया था। लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियल हब को सबसे ज्यादा जो चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और सड़कों के अलावा अगर हवाई ट्रांसपोर्टेशन अगर जोड़ दिया जाए किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो निश्चित ही उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। हिंडन से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट और देश विदेश के कई एयरपोर्ट्स के कारण उन क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, इसकी तो कहानी मैंने कई बार आपको बताई, आप जानते भी होंगे। लेकिन पूर्णिया में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होने वाले हैं, लोगों के बीच रहेंगे और पूर्णिया को कई करोड़ों का सौगात तो देंगे ही, साथ ही साथ पूर्णिया वासियों, सीमांचल इलाके के लोगों, आपको एक नया एयरपोर्ट पूर्णिया में कल से मिलने जा रहा है। अगर अब आप अपने मोबाइल ऐप से जाएंगे और टिकट खोजेंगे पूर्णिया से कहीं का, तो मिल जाएगा। अब पटना 6 घंटे ट्रैवल करके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बागडोगरा 4 घंटे ट्रैवल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्णिया से ही देश के किसी कोने में आप जा पाएंगे। चलिए, ये तो मैंने भूमिका बना दी। मेरे साथ जो शख्स हैं उनसे भी आपका परिचय कराता हूं। देखिए, विषय बहुत गंभीर है, बहुत सारगर्भित जानकारी इसमें चाहिए। उड़ान और हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको एक ऐसा स्टीम गेस्ट आज आपके समक्ष लेकर आया हूं जिनके बारे में सुनकर आप इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन, एक्स ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार जी हैं। वायुसेना में 33 साल का अनुभव और इन्होंने सेवा दी है। 2022 में रिटायर हुए हैं। सेवा में इन्होंने वीआईपी, वीवीआईपी सभी देश के बड़े बड़े दिग्गजों को ये उड़ा चुके हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश का लेंथ और ब्रेथ नाप चुके हैं हवाई। इसके अलावा विदेशों में काम किया है। अफ्रीका में जो टीम है उसको लीड किया यूएन की। 4 साल तक कैबिनेट सेक्रेटरिएट में डिप्यूटेड रहे हैं। इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन पूर्णिया में वहां भी इन्होंने काम किया है 2011 से 2013 के तौर पर, कमांडर के तौर पर। और सबसे जो मैं इनका सबसे बेहतर परिचय दे सकूंगा वो ये है कि ये पूर्णिया के लाल हैं, पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, पूर्णिया से हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके चेहरे पर पूर्णिया बोलते ही डबल खुशी हो गई। एयरपोर्ट का जो आंदोलन पूर्णिया में चल रहा था, एयरपोर्ट को लेकर जो लगातार मांग चल रही थी, उसे अगर कोई लीड कर रहा था तो वो ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार है। ये वो शख्स है जो इस पूरे कवायद के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। आज अगर पूर्णिया के लोग हवाई जहाज में बैठेंगे और देश विदेश घूमने जाएंगे, तो एक नाम मोदी जी के अलावा जो बार बार उन्हें लेना होगा वो है कैप्टन विश्वजीत कुमार। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार नमन जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये खुशी का पल है। और लगता है जैसे कि हमने, जैसे कहते हैं रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद आए तो चारों तरफ उत्सव का माहौल था। तो मैं समझ सकता हूँ, पूर्णिया से दूर बैठा हूँ लेकिन फिर भी समझ सकता हूँ कि पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, उस पूरे क्षेत्र में कितना खुशी का माहौल है, वो मैं खुद यहाँ बैठकर फील कर सकता हूँ। यह अत्यंत ही खुशी का पल। आप तो सर आजीवन हर तरह के एयरक्राफ्ट में उड़ चुके हैं, बहुत घूमा है, हवाई यात्राएं की हैं, देश विदेश गए हैं। पूर्णिया के लोगों को हवाई जहाज पकड़ने के लिए या तो पटना आना पड़ता था, या दरभंगा जाते थे, या बागडोगरा जाते हैं। अब तो घर से ही उड़ जाएंगे। एकदम सही कहा आपने नमन जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी, जो मैं थोड़ी लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कि
कि मान लीजिए पूर्णिया पटना में सिविल एयरपोर्ट 70s में बना और दरभंगा अभी 2018 में स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो पूर्णिया का जो इतिहास है हवाई जहाज से, वो बहुत ही पुराना है। इवन आजादी से पहले 1933 में सबसे पहली बार पूर्णिया में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने अपना एक्सपेडिशन किया, जहां 2 जहाज ला करके इंग्लैंड से, और उन्होंने पूर्णिया को बेस बना करके वहां से टेक ऑफ किया, जिससे कि माउंट एवरेस्ट की वो ऊंचाई प्रैक्टिकली नापना चाह रहे थे। और वो पूरा मिशन जो पूर्णिया से हुआ था। लाल बाबू, जो आज का गुलाब बाग का 0 माइल है, उससे थोड़ी आगे आप जाएंगे तो वो जगह NH के बाईं तरफ में है। तो वो इतिहास पूर्णिया का है। उसके बाद लेट 50s में बालूरघाट एयरवेज ने पूर्णिया को कनेक्ट किया कलकत्ता से, फिर 70s में जैम एयर ने कनेक्ट किया। तो इतना सारा इतिहास होते हुए भी कुछ कारणवश इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां रही, जिससे कि पूर्णिया में लगातार हवाई सेवा नहीं चल पाया। लेकिन अब स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, सब ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि बिहार में जहां 13 करोड़ की आबादी है, वहां पटना एयरपोर्ट, गया और भागलपुर, दरभंगा के बाद अब पूर्णिया बनने जा रहा है। तो ये पूरे क्षेत्र के वासियों के लिए, नॉर्थ ईस्ट बिहार के, और स्पेशली ये तीनों कमिश्नरी के लिए बहुत ही खुशी का पल है, और ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है जो पूरा होने वाला है। सर, नीतीश कुमार और मोदी जी के जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि डबल इंजन का ये रिजल्ट है। 2 इंजन बिहार के और देश के जो विकास में लगे हैं, उसकी वजह से संभव हो पाया है। आप तो इस एयरपोर्ट को लेकर काफी 10-12 सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये बताइए कि डबल इंजन का कैसे फायदा हुआ है इस एयरपोर्ट को लेकर और पूर्णिया वासियों को। नहीं, आपने बहुत सही कहा, लोगों का विचार एकदम सही है, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि कोई भी विकास का मुद्दा, और वो भी जब इतना बड़ा हो, हवाई अड्डे जैसी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी उपलब्धि को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार अगर दोनों का साथ हो, तो इससे अच्छा संगम कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आपको मैं कुछ बैकग्राउंड में अगर लेके चलूं, तो हमने इस पूर्णिया में हवाई सेवा लगातार बनी रहे, जिसके लिए टर्मिनल बने, वो जब हमने प्रयास किया 2012 में स्पिरिट एयरवेज चला करके पूर्णिया को कलकत्ता पटना से कनेक्ट करके, तो उस वक्त ये महसूस मेरे दिमाग में था ये बात, ये सेवा तब तक ही चलेगी जब तक कि यहाँ सिविल एयरपोर्ट प्रॉपर वे में ना बन जाए। तो उसके लिए एक केस बना करके, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे डॉक्टर एन श्रवण कुमार, उनके साथ मिलकर ब्रिजेश मेहरोत्रा जो कमिश्नर थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, उनके सबके साथ मिलकर हमने एक प्रपोजल बनाया, और उस प्रपोजल को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी उस वक्त आए थे पूर्णिया, हम अपने ऑफिस में इस पर डिस्कस किए, और उनकी सहमति लेने के बाद वो केस को हमने मूव किया, और उसके बाद बिहार सरकार ने उसको भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया शुरू हुई, और बाद में नीतीश जी ने इंटरेस्ट लेते हुए उस वक्त के तत्कालीन सिविल एविएशन मंत्री अजीत सिंह जी को भी एक डिओ लेटर लिखा कि पूर्णिया को जल्द से जल्द दिया जाए। उसके बाद आपने पिछले कालखंड 12 वर्ष में आपने देखा होगा कि कई बार सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार साथ नहीं थे, लेकिन जब वो आए तब इसने रफ्तार पकड़ी, और जमीन का अधिग्रहण हुआ जो बहुत वर्षों से अटका हुआ था पटना हाईकोर्ट में, उसको पटरी पे लाया गया, लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हुआ, फिर टर्मिनल की टेम्परेरी बिल्डिंग के लिए पैसे का आवंटन हुआ, वो काम पूरा हुआ। बहुत सारी चीजें डबल इंजन के होने से जो रुकी हुई थी, बीच बीच में रुक रुक कर चल रही थी, वो रफ्तार पकड़ी, और इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि अब देख रहे हैं एक समय से कल उसका माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों एक साथ है, तो विकास का जो रफ्तार है बहुत तेज हुआ, और खासकर हवाई सेवा के लिए जो पूर्णिया को एयरपोर्ट मिल रहा है, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन विपक्ष के भी कई लोग इस एयरपोर्ट का श्रेय ले रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी होने के कारण मैं बस यही कहूंगा कि पूर्णिया के जैसे हर नागरिक को ये अधिकार है श्रेय लेने का, अगर वो भी ले रहे हैं मोस्ट वेलकम है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक काम करने का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बिहार सरकार के सारे अधिकारी और हमारी लीडरशिप और भारत सरकार के जो कंसर्न अधिकारी हैं, सिविल एविएशन मंत्रालय के चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सब के सहयोग से ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज धरातल पे उतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के लोग लगातार सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर है, मोदी है तो मुमकिन है, चुनाव के वक्त ही ऐन मौके पर ये, आपको लगता है इससे चुनावी फायदा होगा, ये फैसला चुनाव के वक्त जो हुआ है उसकी वजह से? देखिए रमन जी, ऐसा है कि जिस चीज की उम्मीद
अगर क्षेत्र की जनता इतने वर्षों से लगाई हुई थी, चाहे आप यूथ को लें, चाहे बुजुर्ग को लें, टीचर लें, प्रोफेसर लें, इंडस्ट्रियलिस्ट को लें, जो एक ऐसा विषय है हवाई सेवा जो समाज के हर क्षेत्र, हर सेक्टर को अफेक्ट करता है, अगर वो मुद्दा इतने वर्षों के प्रयास के बाद आज धरातल पर उतर रहा है, तो ये वाजिब है कि जो सरकार आज के दिन ऑफिस में है उन्हें फायदा होना ही है। ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीमांचल मीट जो हुआ था 2 साल पहले, जिसमें आप भी हमारे साथ मौजूद थे, मैं भी मंच पर था, मेरी आपकी बातचीत हुई थी इस एयरपोर्ट को लेकर। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूँ इस जो घटना हुई है इसको लेकर, ये जो बड़ा पूर्णिया को गिफ्ट मिला है उसको लेकर। ये गिफ्ट तो खैर सीमांचल के पूरे के लिए है, लेकिन उस दौरान कई हर्डल्स थे, कई बाधाएं थी। उन बाधाओं को जिस तरह से पार किया है केंद्र और बिहार सरकार ने, आपको क्या लगता है कि मतलब इससे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं आने वाले समय में पूर्णिया का एक जो नेक्स्ट लीप था, बिजनेस लीप, क्या वो हो पाएगा? नमन जी, 100% हो पाएगा। मैं आपको एक डेटा का इनपुट देना चाहूंगा। 2012 में धनतेरस के दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ, एक बर्तन से लेके ज्वेलरी तक सब खरीदते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। तो मैंने 2012 में एक डेटा मंगवाई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट का देखो कि क्या पोटेंशियल है। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी और थोड़ी सी हो सकती है आश्चर्यचकित भी हो कि पटना 74 करोड़ के आसपास था और पूर्णिया उस वक्त 72 करोड़ पे था। तो ये उसी वक्त दिखाया मुझे पोटेंशियल कि पूर्णिया का फाइनेंशियल पोटेंशियल क्या है, उसके कैचमेंट एरिया को लेकर के। पूर्णिया का अपना क्षेत्र जो है काफी विशाल है, बंगाल का इंडस्ट्रियल एरिया है, मालदा रायगंज, नेपाल का विराटनगर इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं, और उसके अलावा ये 3 कमिश्नरी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर डिवीजन। तो इन सबकी पोटेंशियल इसी बात से आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हवाई सेवा एक ऐसी चीज है जो क्षेत्र के, शहर के हर सेक्टर को, चाहे वो बिजनेस है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, आप जानते हैं पूर्णिया बहुत बड़ा आजकल मेडिकल हब है, एजुकेशनल हब है, बिजनेस का गुलाब बाग बहुत बड़ी मंडी है, और हमारी इकोनॉमी जो क्षेत्र की है पूरी एग्रो बेस्ड है, जहाँ पेरिशेबल आइटम्स है, बनाना है, और आप पाइनएप्पल देख रहे हैं, उसके अलावा मखाना सुपर फूड हो गया है, इंटरनेशनल फूड हो गया है। तो इन सब के लिए, जैसे कि आप दरभंगा एयरपोर्ट बनने से आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की लीची और हमारा मालदा आम यूरोप के मार्केट तक पहुंच गया है। तो ये सारी पेरिशेबल चीज जो है उनको जल्द से जल्द इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट से अच्छा और कोई साधन नहीं हो सकता है। और उसी वक्त की एक बात आपको बता रहा हूँ, जब 2012 में स्पिरिट एयरवेज चली थी, तो एक पंसारी इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट थे कलकत्ता के, वो मालदा में अपनी जूट फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्होंने बात की कमिश्नर साहब से, और वो हम कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि वो मिलना चाह रहे हैं, और वो आए और उन्होंने बोला कि जब ये कलकत्ता पूर्णिया कनेक्ट हो गया है तो मैं अपनी फैक्ट्री को मालदा से मरंगा में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, और उन्होंने किया। और मैं 2015 में जब प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगी थी तो उनकी स्टॉल लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि सिविल एविएशन एक ऐसा चीज है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सेक्टर हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, स्टूडेंट्स है, सबको। मेरा अगला सवाल यही था, क्या सीमांचल में रोजगार के संभावनाएं और बढ़ेंगी? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट अब सीमांचल की तरफ पूरी तरह से मूव कर देंगे? क्योंकि पहले से भी है, लेकिन क्या अब और तगड़ा फ्रेंजी होने वाला है? थोड़ा समझाइए सर हमारे दर्शकों को। नमन जी, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा और जो आप तुरंत इस बात से सहमत हो जाएंगे। आप याद करिए दिल्ली एयरपोर्ट कि जब तक T3 टर्मिनल नहीं बनी थी तब तक गुड़गांव का क्या विकास था। महिपालपुर एरिया भी अब जाते होंगे तो आप देखते होंगे बबुल के पेड़ और ये सब थी, बहुत ज्यादा कोई कॉर्पोरेट की ज्यादा ऑफिस नहीं थी। लेकिन T3 बनने के बाद जिसका ज्योग्राफिकल एरिया दिल्ली में है, लेकिन फ्रंटेज गुड़गांव को मिला, और आप देखिए कि आज वो मिलेनियम सिटी बन गया, सारे कॉर्पोरेट्स के वहां ऑफिस खुल गए, और क्या इंडस्ट्री का कितना विकास हुआ, गुड़गांव कितना फाइनेंशियली हरियाणा को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इम्पैक्ट है सिविल का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में जब हवाई सेवा सुचारू रूप से और पूरी पोटेंशियल से पूर्णिया से कनेक्ट हो जाएगी, देश के हर मेजर मेट्रोज में, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो 100% ये मानकर चलिए कि यहाँ का बिजनेस बहुत ही तेज रफ्तार से, वैसे भी पूर्णिया अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए जाना जाता है। आप विकास पूर्णिया की देख रहे हैं एज ए मेडिकल हब, एजुकेशनल हब, एज ए ऑटोमोबाइल, जितनी हर ब्रांड आपको, शायद मर्सिडीज के अलावा सारे ब्रांड वहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक लोकेशनल एडवांटेज जो पूर्णिया का है, जो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चिकन नेक के पहले नॉर्थ ईस्ट के गेटवे पे है, एशियन हाईवे पूर्णिया से पास हो रहा है, बंगाल और नेपाल का कॉन्टिग्यूअस एरिया है,
इसलिए मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूर्णिया आने वाले वर्षों में हवाई सेवा के मानचित्र पे आने के बाद बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, बट ऑन अ लाइटर नोट, पूर्णिया से बागडोगरा भी एक बार फ्लाइट मेरी मिस हो चुकी है और पटना आने के दौरान भी मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटनाएं अब नहीं होंगी, पूर्णिया से डायरेक्ट दिल्ली चले जाएंगे हम आपके पास? मैं आपको एक और ऑपरेशनल एंड प्रोफेशनल पॉइंट बताना चाहूंगा। मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो बागडोगरा में बैड वेदर, क्योंकि आप जानते हैं बहुत एकदम फुटहिल में है, एकदम सामने रनवे टेक ऑफ छोटा करीब 6000 फीट हिल है करसियोंग का, दार्जिलिंग का। तो वन वे टेक ऑफ अप्रोच होता है, बैड वेदर बहुत जल्दी बिल्डअप होती है क्योंकि हिल्स में है। तो जब डाइवर्ट करना है तो आसपास कोई एयरफील्ड नहीं, या तो कलकत्ता जाता है या वापस दिल्ली आता है। जी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पूर्णिया का जो विकास होगा आने वाले समय में, वो एक डाइवर्जनरी बेस बागडोगरा का भी साथ साथ बनेगा। और जहां तक पूर्णिया का सवाल है, जो इतनी हेल्दी दूरी है हिल से, तो उस तरह का हेवी वेदर डिटोरेशन पूर्णिया में नहीं होगा। जो 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 काफी वेदर खराब होता है बागडोगरा में चार्ली ब्रावो सीबी क्लाउड्स के कारण, वो पूर्णिया में उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि दूरी है, करीब 150 किलोमीटर की दूरी है। तो पूर्णिया उससे सेफ है। तो पूर्व बागडोगरा के लिए डाइवर्जन भी होगा और पूर्णिया की फ्लाइट ज्यादा गारंटीड होगी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और आईएलएस पूर्णिया में लगा हुआ है, इसलिए जो विंटर्स की जो हमारी फॉग की प्रॉब्लम है पूरा गैंजेटिक बेल्ट में, अमृतसर से लेके आप समझ सकते हैं पूरा कलकत्ता तक, उसमें आईएलएस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भी पूर्णिया एयरपोर्ट पे लगा हुआ है और उसमें जो थोड़ी बहुत काम बची हुई है वो भी अब जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जो बिहार सरकार से लैंड की मांग की गई है। तो आईएलएस भी फुली फंक्शनल रहेगा। इसलिए पूर्णिया से कहीं की भी फ्लाइट जो होगी, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, वो ज्यादा रिलायबल होगा देन बागडोगरा। तो लगता है आपको पटना और दरभंगा वगैरह पर में जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहा है, एयर ट्रैफिक, वो भी थोड़ा कम होगा? जैसा नमन जी आपने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट की सर्विस की रिलायबिलिटी बनिस्पत पटना और दरभंगा कैसी होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ज्यादा रिलायबल होगा, बिकॉज पूर्णिया की जो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रनवे और पायलट टैक्सी ट्रैक एंड एप्रन, ये बहुत बड़ा है पटना और दरभंगा के बनिस्पत। पटना का रनवे आप जैसा कि जानते हैं सर्वविदित है, बहुत छोटा है, उसकी अपनी लिमिटेशन है, पार्किंग एरिया बहुत कम है, तो वो कई बार फ्लाइट वहाँ अकोमोडेट नहीं हो पाता, जिसके कारण कलकत्ता और आसपास डाइवर्ट करना पड़ता है। वैसी प्रॉब्लम पूर्णिया में कभी नहीं आएगी। ये बहुत ही बृहत यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिहार के एविएशन के मानचित्र पे गया, पटना, दरभंगा, ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूर्णिया का। इसलिए यहाँ की फ्लाइट ज्यादा रिलायबल होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। कैप्टन विश्वजीत की मातृभूमि है पूर्णिया। पूर्णिया सीमांचल। आप कह रहे थे, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूर्णिया एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, इनके लिए मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के सिविल एविएशन के सारे अधिकारीगण, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी और सारे अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत जी और सारे लोग, इन सबका, पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबका मिला जुला सहयोग मिला है, जिसके कारण इतना बड़ा सपना जो है क्षेत्रवासियों के लिए पूरा हो पा रहा है। इसके लिए मैं सारे अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट मैं ये सवाल पूछूंगा ही क्योंकि मैं तो बाध्य हूँ। सीमांचल हैज ऑलवेज बीन अ टफ कुकी फॉर एनडीए। इस बार सीमांचल पूर्णिया में जो कुछ हुआ है, जो अनाउंसमेंट्स होने जा रहे हैं, भागलपुर में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो एक्सप्रेसवेज बनने जा रहे हैं, ये एयरपोर्ट इतना चमचमाता हुआ मिला है, वोटिंग ट्रेंड बदलेगा क्या इस बार सीमांचल थोड़ा मोदीमय होगा क्या? ये मैं एक इंसान के अपने दिल से अगर सोच के भी मैं सोचूं कि जब इतने बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं और इतने समय के बाद, और इतनी जिस क्षेत्र में इतनी दिक्कतें रही हैं कम्युनिकेशन का स्पेशली, और अभी देखिए एनएच का नेटवर्क इतना बन गया है, अभी पूर्णिया पटना डायरेक्ट एक्सप्रेसवे का भी अनाउंसमेंट हो गया है, और सोने पे एयरपोर्ट भी आ रहा है, और भागलपुर के बारे एरिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो सरकार इतना अच्छा काम करेगी, जरूर लोग उस क्षेत्र को उसको अपना सहयोग देंगे। तो मेरा तो ये मानना है एज ए कॉमन मैन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स सो नाइस कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हमने पूर्णिया के लाल कैप्टन विश्वजीत कुमार से बातचीत की। 33 प्लस सालों का एविएशन का इनका अनुभव है। आप समझ सकते हैं कितना कीमती है इनका एक एक वचन जो ये इन्होंने
आज इस इंटरव्यू के दौरान बोला है। कल प्रधानमंत्री ऑब्वियसली आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेकर भी घोषणाएं करेंगे, लेकिन पूर्णिया फिलहाल आपको बधाई। ये एयरपोर्ट आपके एक लंबे संघर्ष के बाद आपको मिला है, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाला समय बहुत शानदार होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रमेश जी सो मच। और इस मुहिम में जितने पूर्णिया के कॉमन नागरिक जुड़े रहे, एयरपोर्ट पर पूर्णिया और बहुत सारी एनजीओ संस्था, सब लोगों का बहुत सहयोग मिला है और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमेश। थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।